बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम प्राची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड इवनिंग, बहुत बहुत गुड इवनिंग, वेरी ब्यूटीफुल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और साथ में सारे लोगों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आपको धनतेरस की। और धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस, बॉटनी का सबसे प्यारा चैप्टर, है ना। चलो, वेरी गुड इवनिंग, वेरी बहुत ज़्यादा गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी में हम लोग सीखेंगे कि हमारे प्लैनेट पर खाना कैसे बनता है। ठीक है, तुम जो खाना बनाते हो किचन में वो तो अलग मैटर है, ठीक है। वो जो तुम्हारे किचन में पड़ा हुआ खाना है वो खाना बनता कैसे है एक्चुअली में, ये बात करने वाले हैं हम लोग। क्योंकि अगर हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें तो आपका जो प्लैनेट है, जिसका नाम है अर्थ, है ना। यहां पर जो प्लांट्स हैं, इसके अलावा इस प्लैनेट के चारों तरफ आप जानते हो कि देयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसको अपन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर, राइट। इसके अलावा अपने पास सन है, यहां से रेडिएशन आता है, इसको क्या बोलते हैं, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इसमें से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, मोर देन 50% ऑफ TISR, टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, is reflected by एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है या फिर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। यानी यहां पर अंदर जो एंटर करेगा वो होगा लेस देन 50% ऑफ TISR enters atmosphere of अर्थ। इसको हम बोलते हैं पार। जो एटमॉस्फेयर के पार निकल गया वो हो जाएगा अच्छा, लोग मुझे ही कह रहे हैं वेलकम टू बॉटनी शो सर। अरे मैं ही होस्ट हूं, यू वेलकम टू द बॉटनी शो। ओके, हाँ बचा तो हुआ है, ठीक है, बच गया है। थोड़ा टॉपिक बचा जा रहा है ना हर चैप्टर का, और मैं हर चैप्टर में यही कहता हूं कि बता दूंगा। कोई बात नहीं है, आज बताऊंगा पक्का, भरोसा करो मुझ पे, है ना, भरोसा करो, अभी बता के जाऊंगा। आज सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। आज धनतेरस का मौका है, आज झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा मैं। आज मैं तुम्हें बता के जाऊंगा जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, ठीक है।
बिल्कुल टेंशन मत लेना आज। बट अभी जितना बोल रहा हूं पहले ये, हाँ ये फर्स्ट स्लाइड है, ये फर्स्ट स्लाइड है, ठीक है ना, यहां से चालू हुआ फोटोसिंथेसिस। तो क्या बोला हमने, सुनो फिर से क्या बोला, हमारे पास एक धरती माता है, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, गैसेस का मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, इस तरह मिक्सचर है गैसेस का। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर प्लैनेट, जितनी भी एनर्जी हमारे प्लैनेट पर है दैट इज ड्यू टू सन। यहां पर ये जो रेडिएशन, उससे जो रेज आ रही हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं, उसका 50% जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी स्पेस में वापस से लौट जाता है, और लेस देन 50% ऑफ TISR एंटर्स एटमॉस्फेयर। इसको क्या बोलते हैं, पार। जो एटमॉस्फेयर को पार कर गया वो हो गया क्या, पार, ठीक है ना। जो एटमॉस्फेयर को पार कर गया उसका नाम क्या है, उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, पार, ठीक। तो पार यहां पर क्या है, व्हाट इज पार, व्हाट इज पार, फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, PAR, पार, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके जो रेडिएशन हमारे प्लैनेट तक पहुंचता है उस रेडिएशन को हम क्या कहते हैं, पार। और इसका जो रेंज है, ठीक है, जो जनरल रेंज है हम लोग बात करते हैं वो कितना है, रेंज जो है वो कितना है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है। nm का मतलब क्या होता है, नैनोमीटर, ठीक है। नैनोमीटर इज द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। अब ये तुमने केमिस्ट्री में जब एटम स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो ये वेवलेंथ वगैरह तुम्हें समझाया गया होगा, वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो एक ये रिलेशन भी आपने पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एच न्यू, या फिर E इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा, है ना। यानी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन and also energy is inversely proportional to wavelength, ठीक है। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, ये तीन चीजें आपको रेडिएशन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो 400 से 700 नैनोमीटर है, इसकी अगर बात करें कि 400 से 700 नैनोमीटर जो है ये आपका प्लांट रिसीव करता है, और इस लाइट को, ठीक है, ये जो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो पार है इसी को हम क्या कहते हैं, लाइट। इस पार को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट को प्लांट्स जो हैं ये कन्वर्ट करते हैं बायोमास में, तो लाइट इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास, राइट। बायोमास क्या है, आपका जो वेट है। मान लो तुम अपना वजन नापते हो और तुम्हारा वजन है लेट्स सपोज 60 kg, ठीक है, 60 किलो। तो 60 किलो क्या है, तुम्हारा बायोमास, ठीक है। बायोमास यानी तुम्हारी जो बॉडी बनी है वो बायोमोलिक्यूल्स और उनके प्रोडक्ट से बनी है, और वो जो बॉडी है उसमें एक मास है, ठीक है। तो लाइट को कन्वर्ट करते हैं बायोमास में,
और इस बायोमास को हम क्या कह सकते हैं? फूड। ठीक है, फूड। ठीक है, हमारे लिए ये सब क्या है? खाना है। तो प्लांट लाइट एनर्जी को फूड में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ऑर्गेनिज्म हो गया। और इस प्लांट को हम क्या नाम दे देते हैं यार? प्रोड्यूसर। व्हाट डू वी कॉल इट? प्रोड्यूसर। इसने खाना बनाया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूस किया इसने खाना, लाइट को कन्वर्ट करके इसने क्या किया है? खाना बनाया है। ठीक, अब आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं। अच्छा, अब देखो, तो तुमने देखा कि एक पेड़ था जिसने खाना बनाया। ठीक है, अगर तुम अपने आप को देखोगे तो तुम ऐसा काम नहीं कर सकते। कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम धूप में ऐसे खड़े हो गए और 1 घंटे बाद तुम्हारी बॉडी में खाना बन गया? ऐसा हुआ है क्या? यानी तुम लाइट एनर्जी को खाने में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो हमारे प्लैनेट पर 2 तरह के प्राणी हैं। वन इज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर कैटेगरी इज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, जो कि आपको बचपन से पढ़ाया गया है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बचपन की बातों को। ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो 2 कैटेगरी के होते हैं। एक कौन से होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। दूसरे कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। दूसरे कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। अब इतना तो सबको पता होगा, ऑटोट्रॉफ बचपन में सुना था। ऑर्गेनिजम्स which can synthesize their own food using light energy are known as autotrophic organisms, and the organisms who cannot synthesize their own food and are dependent on other organisms for their nutrition are known as heterotrophs. चलो इन बातों को लिख लेते हैं एक बार। Organisms who can synthesize their own food। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक को भी डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्गेनिजम्स who cannot synthesize their own food and are dependent on other organisms for their nutrition। न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहने वालों को क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉफ। ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट हेटेरो, और खुद सेल्फ है ना, सेल्फ, तो ये खुद से खाना बना सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफ। दूसरों पर डिपेंडेंट है हेटेरोट्रॉफ। अब देखो यहां पर टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स, ठीक है, 2 तरह के लोग हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। ये नहीं पढ़ा था तुमने, ये तो पढ़ा था कि हां होते हैं, ये नहीं पढ़ा था। पढ़ा भी रहा होगा तो हल्के में पढ़ा होगा। हम लोग अब थोड़ा भारी कर लेंगे। हेटेरोट्रॉफ्स की अगर बात करें,
यहां पर भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स अगर बात करें तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं, ये सैप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं, और ये सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बताओ ऑटोट्रॉफ की कितनी कैटेगरी आज से? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ की कितनी कैटेगरी है? पैरासाइट्स, सैप्रोट्रॉफ्स एंड सिम्बायोन्ट्स। डन है? तो 2 कैटेगरी इनकी, 3 कैटेगरी इनकी, बस यही करना है। तो ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन टाइप। ठीक, अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। देखो हमारा जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है वो इस पर है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट उससे पहले इन लोगों को भी हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, कीमोसिंथेटिक क्या होते हैं, पैरासाइट्स क्या होते हैं, सैप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सिम्बायोन्ट्स क्या होते हैं। तो इनकी थोड़ी सी ब्रीफ, इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। चलो बात करते हैं कि यहां पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑटोट्रॉफ्स की बात कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहला कैटेगरी जो है, ये तुम्हें बताया था, फोटोसिंथेटिक। ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और एक तुम्हें क्या बताया? कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब एक चीज समझो, पहले उसको देख लेते हैं जिसके बारे में तुम्हें थोड़ा आइडिया है। ठीक है, चलो रेडी। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स ये करते क्या हैं? ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, यानी ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। डन है? अब एक बात बताओ, ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है या ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? चलो बता दो जल्दी से। तुम हो केमिस्ट्री के बादशाह, तुम हो केमिस्ट्री के बादशाह, और तुम बताओगे मुझे कि ये रिडक्शन और रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। बताओ, यहां रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है? बहुत बढ़िया ज्योति, आदित्य, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। स्नेहा, नंदिनी, प्रियांशु, संस्कृति, दीक्षा, आयुष, दुर्गेश, बहुत बढ़िया दुर्गेश, मतलब और भी लोग होंगे, सही है। सृष्टि, राजीव, अनीश, भाव्या, बस इतने ही से लोग। बहुत खराब, इतने ही लोग आंसर करोगे, बहुत खराब, बहुत खराब। चलो, बुरा लगा है मुझे थोड़ा सा, इतने कम लोग आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो यहां पर बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही शुभम, शुभम ने तो एक्सप्लेन भी कर दिया। देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं था, यहां पर आपको हाइड्रोजन मिल रहा है। यानी अगर तुम कुछ भी नहीं देखते हो और सिर्फ ये देखो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहां पर तुमने क्या किया है? सबसे पहली चीज यहां पर हमने क्या किया है?
इट इज रिडक्शन। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो आप बताओगे सबसे पहले कि सर यहां रिडक्शन होता है। ठीक है, दूसरी बात, रिडक्शन हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा आज धनतेरस है इसलिए कुछ दिया नहीं जला है। अरे बाप रे, इतना भारी बेइज्जती। सुनो सुनो मेरी बात, देखो इधर, फोटोसिंथेसिस जो है इट इज रिडक्शन प्रोसेस। अच्छा, रिडक्शन जब तुमने कराया ना यार, रिडक्शन जब तुमने करा दिया तो आपको मैंने एक रूल बताया था, आपको ध्यान रखना था कि कभी भी लिविंग सेल के अंदर जब भी रिडक्शन होगा तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, यानी एंडरगोनिक प्रोसेस होता है। और जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एनर्जी रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सर्गोनिक प्रोसेस। एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि क्या सिचुएशन है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये दो चीजें ध्यान रखनी है आपको। अब आगे, तो यहां पर तुमने रिडक्शन किया है यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एंडरगोनिक प्रोसेस हुआ। उस रूल की अगर बात माने तो ये एंडरगोनिक प्रोसेस हो गया, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब एनर्जी, कौन सी एनर्जी लगा रहे हैं यहां पर हम लोग, लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये काम करने वाले हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में ये काम करेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम एंडरगोनिक कहते हो तो लाइट एनर्जी is converted to ATP and NADPH, which are used। यहां पर CO2 को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो एनर्जी किस टर्म्स में लगाओगे आप, एटीपी के टर्म्स में। ठीक है, तो 6 ग्लूकोज से एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा और इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगा वो लगेगा 18 एटीपी प्लस 12 NADPH। ठीक है, ये लगेगा आपको ग्लूकोज बनाने के लिए। ठीक है, यहां पर साथ में आपको क्या भी लगेगा, पानी। क्या लगेगा, पानी। ठीक है, और इस प्रोसेस में यहां पर क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। इस प्रोसेस में क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो यहां पर आप क्या बोल रहे हो, कि ये जो पानी तुमने यूज किया इसका जो ऑक्सीजन था वही यहां पर रिलीज हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर रिलीज हो गया और इसका जो हाइड्रोजन था वो तुमने इस CO2 को दे दिया। समझा क्या हुआ, हाइड्रोजन तुमने किसको दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो ऑक्सीजन बचा वो रिलीज हो गया यहां पर। ठीक, तो आप समझिए कि यहां आपका जो रिएक्शन हुआ उस रिएक्शन में आपका पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ और उधर
अगले साइड पर क्या रिलीज हो गया, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऐसा कुछ रिएक्शन जो है हो रहा है। ठीक है, तो इसको अभी इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, ये आएगा आपके डिटेल्ड प्रोसेस में। अभी हमें समझना है इसके और उसके बीच में डिफरेंस, तो हम लोग थोड़ा इसको सिंपल रखेंगे ताकि आपको चीजें याद रहें अच्छे से, मेन चीजें। ठीक है, और ऑक्सीजन, और यहां पर क्या यूज हुआ था, पानी यूज हुआ था, ये है कंडीशन। तो यहां पर ये जो पानी है और ये ऑक्सीजन है, बाई प्रोडक्ट में ग्लूकोज है। जिसमें जो पानी है ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, यही वो आदमी है जो हाइड्रोजन देता है कार्बन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसी का ऑक्सीजन जो है वो यहां पर रिलीज हो जाता है। ठीक, अब इसको कंपेयर करते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के साथ। इस वाले केस में क्या हो रहा है, मान लो कि हमने क्या किया, अमोनिया लिया और अमोनिया को NO2 में कन्वर्ट कर दिया। अमोनिया लिया और उसको नाइट्राइट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, मान लो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब मान लो ये जो प्रोसेस हुआ है, यहां पर हुआ है क्या, ऑक्सीडेशन। ठीक है, देख रहे हो, अमोनिया था रिड्यूस्ड फॉर्म, ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जब भी होता है तो यहां पर एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, और ये जो एनर्जी रिलीज हुआ है, एनर्जी रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल is used for synthesis of food. इस रिएक्शन से जो एनर्जी रिलीज हुआ, उस एनर्जी को यूज कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। यानी अगर दोनों को डिफाइन करें तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स who synthesize food using light energy, है ना। ये चीज क्या है, ये खाना हो गया, ये क्या हो गया, खाना। तो यहां पर हमें क्या लगा है, लाइट एनर्जी लगा है, और लाइट एनर्जी को यूज करके हमने ये खाना बना लिया है। जबकि इस वाले केस में ऑर्गेनिजम्स विच यूज एनर्जी ऑब्टेन्ड by oxidation of chemicals to synthesize food, इनको क्या बोलेंगे, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, मतलब एग्जाम्पल कैसे, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में, जैसे मतलब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है ये ग्रुप है जिसका काम है
ये इस तरह के रिएक्शंस कराना, ठीक है। तो जैसे मान लो नाइट्रोसोमोनाज, है ना, नाइट्रोकॉकस, है ना, नाइट्रोबैक्टर, ये सब कौन है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यहां पर ये काम करते हैं, ये वाला, यानी ये लोग कौन हो गए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए। बिल्कुल सही सृष्टि, ये जो है बिल्कुल सही, नाइट्रोबैक्टर, ये सब जो है ये कौन हो गए, कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म और मेनली ऑटोट्रॉफिक। मान लो एक लिस्ट दिया और तुम्हें से पूछा बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। इसके अलावा यहां पर मीथेनोजेंस, कभी ना कभी इनका नाम सुना होगा, दलदल में मिलेंगे, है ना, गाय भैंस बकरी इनके रुमेन में मिलेंगे, ठीक है, चावल का खेत जहां पर पानी भरा रहता है वहां मिलेंगे। तो ये सब भी, ये लोग भी क्या हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की कंडीशन में आते हैं। तो ये कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ कौन है, बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कौन है, बैक्टीरिया है जो ये काम कर सकते हैं। बाकी कोई ऑर्गेनिज्म जनरली ये वाला हरकत नहीं कर पाता, ठीक। फोटोसिंथेटिक, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इनका एग्जाम्पल जो है, इनका जो एग्जाम्पल अगर आप बात करो तो प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी ये हो गए, ये सब जो हैं ये कौन है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, इस कैटेगरी वाले। अच्छा, एक नोट, जाते जाते एक नोट लेते जाइए। नोट, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स। गजब, अब इसमें भी टाइप है क्या, जी हां बिल्कुल टाइप है। एक देखिए, कुछ है यहां पर नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स, और एक हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। डन है, दो कैटेगरी हो गई। फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ अगेन टू टाइप्स, एक है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स एंड द अदर वन इज ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स। इसको जानने से पहले आपको बस ये जानना है कि नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस दो तरह का, ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक, नॉन ऑक्सीजेनिक और ऑक्सीजेनिक, दो तरह के फोटोसिंथेसिस। अब प्रॉब्लम यह है नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस does not produce oxygen as byproduct. Whereas oxygenic photosynthesis produce
ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट। अब देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, सिंपल मतलब है जैसे अभी अभी आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पर ग्लूकोज बनेगा प्लस ऑक्सीजन बनेगा, है ना, ऐसा देखा था। तो तुमने बोला था कि ये जो हाइड्रोजन है, हम क्या समझते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये किसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड को मिल गया, और ये जो ऑक्सीजन था इट वॉज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट। ठीक है, यानी यहां पर प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर टू कार्बन डाइऑक्साइड is water and oxygen produced as product also comes from water. Also comes फ्रॉम वाटर। इसको तो रट्टा ही मार लेना है, इसको तो रटना ही है। ये तो इंपॉर्टेंट चीज, CO2 को जो हाइड्रोजन मिल रहा है, देख रहे हो, प्रोटॉन, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो CO2 को जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलता है वो कहां से मिलता है, पानी से। Proton and electron donor to CO2 is water and oxygen produced as a product also comes from water. तो दोनों चीजों का सोर्स कौन है, पानी है, इंपॉर्टेंट चीज। अब देखो हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम दैट थिंग। यहां पर क्या हो रहा है कि जो मान लो हम लोग सेम रिएक्शन करें, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में ही कन्वर्ट अगर करते हैं, बट इस बार CO2 का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डोनर है वो इस बार चेंज करके मान लो H2S कर दें। क्या करेंगे, H2S। तो समझो कि पानी दे रहे थे तो ऑक्सीजन निकल रहा था, अब अगर H2S दोगे तो यहां पर क्या निकल जाएगा, सल्फर निकल जाएगा। पानी दोगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, H2S दोगे तो सल्फर निकलेगा। प्रियांशु क्या पूछ रहा है, सर 6H2O हैज ओनली 6 ऑक्सीजन, सो हाउ इज 6O2 प्रोड्यूस्ड। ऐसा है ना प्रियांशु, इसीलिए वो मिटाया। देखो रिएक्टेंट साइड में 12 पानी होता है, ठीक है, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट जब टोटल नेट जब निकालते हैं तो वहां पर, क्योंकि वहां पर कुछ रिएक्शंस हैं जहां पर पानी रिलीज भी होता है एज अ बाई प्रोडक्ट, तो वहां पर जब नेट निकालते हैं तो वो 6 आ जाता है। ठीक है, तो लगभग मान के चलो कि आप ऐसे मान लो ना, उतना छोड़ दो आप, सिंपल जो हमने बचपन में पढ़ा है 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू ग्लूकोज प्लस 6O2, है ना, बचपन में क्या पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। ये याद, आप ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो, C6CO2 12H2O और 6CO2 C6H12O6 प्लस 6O2, ठीक है, वो बाद में देखेंगे, ये वाला जो चीज है ना वो बाद में देख लेंगे, आप ऐसे याद रखो। ठीक, यहां अब आगे बात कर रहे हैं, बहुत पीछे रह गए यार, बहुत पीछे, बहुत लेट। इतना लेट क्यों पूछते हो, तुरंत जो स्ट्राइक करे ना, जहां पर दिक्कत हो वहां पर, क्योंकि अपना ब्रेन जो है ना वो जहां पर अटक जाता है वो वहीं पीछे रुका रहता है। तो थोड़ा सा ना तुरंत 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 पूछ लिया करो सवाल कि सर ये वाला ऐसे कैसे तुमने बोल दिया,
ऐसे बोल दिया करो डायरेक्ट, है ना। तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस बार पानी के साथ ना रिएक्ट करके क्या कर रहा था, H2S के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें से ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन ये मिल जाता है किसको, इसको, और जो सल्फर है ये रिलीज हो जाता है, तो देखो इस वाले केस में जब तुम पानी यूज करोगे तो ऑक्सीजन निकलेगा, जब H2S यूज करोगे तो सल्फर निकलेगा, यानी ऑक्सीजन नहीं निकला। तो यहां पर आप क्या बोलते हो कि व्हेन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन डोनर ऑफ CO2 is chemical other than water, oxygen is not released as product. ठीक, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन हो गए, प्लांट्स, हमारे मासूम से प्लांट्स, ठीक है। इसके अलावा BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाम याद कर लीजिए। और इसके एग्जाम्पल्स कौन हो गए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक। इनका नाम सल्फर बैक्टीरिया क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस के टाइम पर सल्फर प्रोड्यूस होता है और यह सल्फर इनके सेल के बाहर निकल जाता है। मान लो कि यहां पर ये बैक्टीरिया था, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ, सल्फर, और ये सल्फर बाहर रिलीज हो गया, इस बैक्टीरियल सेल के बाहर रिलीज हो जाता है सल्फर। तो जहां पर भी ये मिलेंगे उस जगह पर बहुत ज्यादा सल्फर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स, आप हिमालयन रीजन में अगर आप जाओगे तो वहां पर कुछ जो है नेचुरल, है ना, नेचुरल वाटर बॉडीज हैं जो अपने आप गर्म रहते हैं, ठीक है, अपने आप थर्मल लेक बोल सकते हैं उनको आप। तो वहां पर पानी अपने आप गर्म रहता है क्योंकि नीचे वॉल्केनिक जो लावा होता है वो उसको पानी को गर्म रखता है नेचुरली, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारे क्रस्ट के नीचे कैसा गर्म मोल्टन लावा पड़ा हुआ है, उस लावा की वजह से पानी जो है वो गर्म रहता है। उस पानी में ये लोग रहना पसंद करते हैं और उस पानी में अगर आप देखोगे तो आपको भर भर के क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, सल्फर स्प्रिंग। क्या बोलेंगे, सल्फर स्प्रिंग। स्प्रिंग आप समझ रहे हो ना। तो सल्फर स्प्रिंग्स जो होते हैं वहां पर जो सल्फर इतना ज्यादा है वो किसकी वजह से है, इन बैक्टीरिया की वजह से है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये काम करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इस प्रोसेस में भी क्या लगता है, लाइट एनर्जी। इस प्रोसेस में भी क्या लगता है, लाइट एनर्जी। इसलिए दोनों को किस कैटेगरी में रखा गया है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, यानी खाना सिंथेसाइज करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आज से ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास दो तरह का फोटोसिंथेसिस है। चलो क्या है सवाल, सर अगर प्लांट में रुआवजा डाल दें बिना वाटर में डिसॉल्व किया तो कौन सा फोटोसिंथेसिस होगा। देखो रुआवजा में भी पानी होगा, ठीक है। आप भूल रहे हो कि रुआवजा पानी वहां पर सॉल्यूशन होता है ना। तो वहां पर उसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो यूज कर लेंगे वो लोग, ठीक है। बट उसमें जो दूसरा जो लिक्विड होगा, ठीक है,
अब देखो डिपेंड करता है कि रुआवजा कैसे बनाया गया है, ठीक है। रुआवजा जो है सॉल्वेंट क्या यूज किया है। अगर सॉल्वेंट में पानी होगा तो पानी यूज हो जाएगा, अगर पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली बात है नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। पानी चाहिए H2O, ठीक है, उसके अलावा कोई सॉल्वेंट नहीं चलेगा प्लांट को, ठीक है। आप वहां पर मरकुरी डालोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी लिक्विड डाल रहे हैं तो वो चल जाएगा, ठीक है। तो रुआवजा में पानी है कि नहीं है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये दो कैटेगरी है भैया, ध्यान रख लेना, है ना, इंपॉर्टेंट। ये नाम भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सल्फर बैक्टीरिया, अच्छा सल्फर का तो मतलब बता दिया भाई। पर्पल वाले जो हैं वो पर्पल कलर के होंगे और जो ग्रीन वाले हैं वो ग्रीन कलर के होंगे, सिंपल सा लॉजिक है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो सल्फर प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं सल्फर बैक्टीरिया। अगर उनका कलर पर्पल है तो बोलेंगे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, अगर उनका कलर ग्रीन है तो क्या बोलेंगे, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये कंडीशन हो गया आपका फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, कीमोसिंथेसिस, इसके अलावा नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस क्या होता है। अब आगे क्या, आगे बात यह है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये तो आसान है। सबसे पहला है पैरासिटिक, ठीक है। पैरासाइट्स डिपेंड ऑन लिविंग होस्ट फॉर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। एग्जाम्पल कोई सा भी ले सकते हो आप। मान लो कि रैट फ्ली is parasite of rat, कोई सा भी, ठीक है। एशरिचिया कोलाई, ई कोलाई तुम्हारे अंदर रहता है बॉडी के अंदर, कौन हो गया, पैरासाइट हो गया। तो न्यूट्रिशन चाहिए, शेल्टर चाहिए। दूसरा सैप्रोट्रॉफ या ऑस्मोट्रॉफ, ठीक है। ये जो हैं डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल मोस्ट बैक्टीरिया, ऑल फंजाई, स्लाइम मोल्ड्स, ये सब जो हैं ये कौन होते हैं, सैप्रोट्रॉफ। मोस्ट बैक्टीरिया देख रहे हो, मैक्सिमम बैक्टीरिया कैसे हैं, सैप्रोट्रॉफ्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो नोन एज डीकंपोजर्स, ठीक है, डीकंपोजर्स ऑल्सो, ठीक है। सैप्रोट्रॉफ, ऑस्मोट्रॉफ या डीकंपोजर्स बोल सकते हैं। इसकी कैटेगरी में ये लोग हो गए। नंदिनी कुछ नहीं, रुआवजा जो है कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास, जैसे शरबत होता है ना वैसे ही, ठीक है। तो ऐसा, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। अरे यार तुम जो है फोटो कैसे लोग हो, इतना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हो तो लोग पूछ रहे रुआवजा क्या है सर। अरे अच्छे क्वेश्चन पूछो हैं मास्टर से, रुआवजा क्या होता हो तो घर पे भी पूछ सकते हो। हद हो गया। चलो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, बहकना नहीं होता है, ठीक है। खाने पीने की चीज जैसी ही आए लोग बहक जाते हैं, बिल्कुल
मतलब खाना जो है मोस्ट प्रायोरिटी में आ जाता है तुम्हारे। अब देखो सिम्बायोन्स, ठीक है, सिम्बायोन्स कौन होते हैं? टू डिफरेंट organisms या species which mutually benefit each other. Example, lichen, mycorrhiza। ठीक है, तो लाइकेन जो है इसमें कौन कौन दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, एल्गी और फंजाई, ठीक, और माइकोराइजा में कौन होता है? रूट और फंजाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म, मान लो एल्गी है और फंजाई है। एल्गी खाना बनाएगा फंजाई के लिए और फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट करेगा, है ना। मान लो एक रूम है, नहीं छोड़ो उतना नहीं इमेजिन करना, ऐसे इमेजिन, जब आप पढ़ोगे लाइकेन तब अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब आप ये समझो कि फंजाई का चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग और बीच में थोड़े से एल्गी के सेल्स हैं। तो एल्गी फंजाई के लिए खाना बना रहा है और फंजाई एल्गी को प्रोटेक्ट कर रहा है ना, प्रोटेक्शन दे रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? दोनों को एक दूसरे से फायदा हो रहा है। तो यहां पर एक रिश्ता एस्टैब्लिश हो जाता है दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में, और ये जो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो रिश्ता एस्टैब्लिश हुआ है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? सिम्बायोसिस। उसको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस, ठीक है। और सिम्बायोसिस करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? सिम्बायोन्ट। हाँ, सृष्टि क्या कह रही है? परसों चिल्ड्रंस डे है, तो क्या चाहते हो फिर हैं चिल्ड्रंस डे पे? तीनों कैटेगरी में हम लोग फिट क्यों नहीं बैठ रहे? अरे हम लोग फिट तो बैठ रहे हैं। हम लोग जो हैं किस कैटेगरी में आ जाएंगे? हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक में एक और मान लो कि एनिमल्स जो करते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये एनिमल का कंडीशन है ना। होलोजोइक में क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये वाला जो पाथवे फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। और अगर फोटोसिंथेटिक की बात करें, ठीक है, जो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं इनको क्या बोलते हैं? ये है होलोफिटिक कंडीशन, होलोफिटिक न्यूट्रिशन। तो प्लांट वाले न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं? होलोफिटिक न्यूट्रिशन। प्लांट को क्या कह सकते हैं? होलोफाइट। एनिमल्स जो हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं, और उस होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, ठीक है। हाँ, दोनों कैटेगरी में आ जाएगा प्रियांशु, ठीक है, दोनों कैटेगरी में आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो लाइकेन के अंदर जो फंजाई है ना, वो फंजाई सैप्रोट्रॉफ भी होगा, बट वो फंजाई अकेले नहीं रह सकता, ठीक है। फंजाई वो जो है अकेले नहीं रहेगा, वो वहां पर खाना किससे रिसीव कर रहा है? एल्गी से। तो वो सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन छोड़ दे रहा है, वो डायरेक्टली एल्गी से खाना रिसीव कर जाएगा। मान लो तुम हो और तुम्हारी मम्मी है, ठीक है, तुम हो और तुम्हारी मम्मी है, लाइकेन ऐसा ही है कुछ। मां क्या करती है? तुम्हारी खाना बनाती है
और तुम बैठ के खा लेते हो, ठीक है, बिना पूछे, ठीक है, ये भी नहीं पूछते एक बार कि खाना खाई है कि नहीं मां, तो तुम कौन हो गए? फंजाई, ठीक है, और जो है मां क्या हो गई? एल्गी। तो यहां पर ये क्या है? एक सिम्बायोसिस चल रहा है। तुम क्या करोगे? मां को प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना, या और कुछ हेल्प कर सकते हो। तो यहां पर क्या हो गया? सिम्बायोसिस चल गया, ठीक है। या तुम्हारे मम्मी पापा, सिंपल सा एग्जांपल, पापा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मम्मी खाना बना रही है, क्या हो गया? सिम्बायोसिस। कभी कभी मां भी बचा लेती है पापा को, दोनों तरफ से प्रोटेक्शन हो जाता है। तो ये जो है आप पढ़ोगे लाइकेन, जब आप पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आएगा व्हाट इज लाइकेन। ऐसे हल्के में नहीं पढ़ना है लाइकेन, है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है, उसको दिखाना पड़ता है कैसे कहां पर है। तो उसकी चिंता मत करो, आ जाएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा। तो विद दिस वी कंप्लीट कि न्यूट्रिशन किस किस तरीके का होता है, उसमें से फोटोसिंथेसिस हमें पढ़ना है। और हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये है असली हेडिंग हमारे चैप्टर का। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हमारे चैप्टर का असली टाइटल है, ठीक है, ठीक है ना प्रियांशु? तो फंजाई सैप्रोट्रॉफ भी होगा और सिम्बायोंट भी होगा, ठीक है। तो फंजाई अगर अकेले है तो सैप्रोट्रॉफ होगा, अगर वो सिम्बायोसिस कर लेता है तो उसको खाना कहां से मिल जाएगा? एल्गी से मिल जाएगा। तो उसको फिर सैप्रोट्रॉफ नहीं बोलेंगे, सिम्बायोंट बोलेंगे, ठीक है। अगर फंजाई अकेला तो सैप्रोट्रॉफ। अगर वही फंजाई एल्गी के साथ एसोसिएट कर गया तो अब इस फंजाई को सैप्रोट्रॉफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अब ये डेड एंड डिकेइंग मैटर को कंज्यूम नहीं कर रहा है, ये वो खाना खा रहा है जो एल्गी बना रहा है। तो एल्गी से खाना मिल जा रहा है इसको, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिम्बायोंट। डन है? चलो आगे। हाँ भैया, अब देखो यार, ये रहा आपका इक्वेशन बचपन से, जिससे जो तुम ऑलरेडी जानते हो। कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ग्लूकोज बना, पानी बन गया। सॉरी, ये क्या लिख दिया? ऑक्सीजन बन गया, ठीक। ये कुछ साइंटिस्ट के नाम है, ठीक है, ये कुछ अंकल लोगों के नाम हैं। जोसेफ प्रिस्टली, इंजनहाउस, जूलियस मोन्सैक्स, एंजलमैन, कॉर्नेलियस वैन नील, रुबेन कामेन एंड हासिद। ये सब आपको रट्टा मारना है, ठीक है। देखो कुछ काम तुम्हें करने पड़ेंगे, है ना, हर काम तो अपन नहीं कर सकते। तो साइंटिस्ट के नाम जो हैं ये वो अंकल लोगों के नाम हैं जो कि आपको याद करने हैं, इसमें से एक भी मत छोड़ देना, ठीक है। मैं आपको कभी भी साइंटिस्ट दूंगा तो बहुत कम बहुत कम जगह पर दूंगा साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट अगर दिए हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो छोड़ मत देना। अब हम लोग आगे और इस चैप्टर में भी प्रोसीड नहीं करेंगे। हम लोग पिछला, जैसा कि मैंने आपसे आज वादा किया था कि धनतेरस के दिन मैं आपके वो जो छूटे टॉपिक्स हैं वो कवर करा दूंगा। तो अब चलते हैं उधर छूटे हुए टॉपिक्स की तरफ। ये देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशंट जो है ये हम लोग समझेंगे रेस्पिरेशन में जो बचे हुए टॉपिक्स है। रेस्पिरेटरी क्वोशंट की अगर बात कर रहे हैं, क्वोशंट मतलब आपको बचपन से पता है, जब से आपने मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, तो क्वोशंट
जो है वो आपको पता है। तो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं हम लोग यहां पर। और रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता क्या है? वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड। भाई देखो, एक सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग जब सांस लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं, यानी जब इनहेल किया तो ऑक्सीजन गया होगा और जब एक्सेल किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला होगा। ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब यहां पर इसी चीज का रेशियो को हम क्या बोलते हैं? RQ। तो कितना ऑक्सीजन हमने कंज्यूम किया है और कितना CO2 लिबरेट किया है यानी छोड़ा है, इस चीज के रेशियो को हम क्या कहते हैं? RQ बोलते हैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर इससे फायदा क्या होता है? तो फायदा समझने से पहले जिस इंस्ट्रूमेंट से ये नापते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? रेस्पायरोमीटर। ठीक है। रेस्पायरोमीटर जो है ये इससे नापते हैं कि कितना ये चीज हो रहा है। ठीक। अब मान लो सबसे पहले फॉर एग्जांपल ये एक कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, CXHY, XYZ में कुछ भी हो सकता है। CXHYOZ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो। ठीक। अब देखो, एक तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। ध्यान रखना, ये रेस्पिरेशन पढ़ रहे, रेस्पिरेशन। कुछ ऑक्सीजन अपने पास कंपाउंड में मिलेगा और कुछ हम लोग बाहर से जब इनहेल करते हैं वहां गया। मान लो जैसे ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज में C6H12O6 है, तो 6 ऑक्सीजन ग्लूकोज के पास खुद है और कुछ ऑक्सीजन हम लोग कहां से लाते हैं? बाहर से। तो इसको जो कंपाउंड का पार्ट है इसको हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल ऑक्सीजन। और जो बाहर से आ रहा है, एयर से जो हम लोग ले जा रहे हैं, वो क्या हो गया? एक्सटर्नल ऑक्सीजन। ठीक। और यहां पर जो CO2 रिलीज होगा या इवॉल्व होगा, ये चीज। ठीक है। अब देखो, तुमने बोला कि RQ इज CO2 कितना इवॉल्व हो रहा है? बाय ऑक्सीजन। तो तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि ऑक्सीजन कौन वाला है? कंपाउंड वाला ऑक्सीजन या जो बाहर से हम लोग ले रहे हैं वो वाला ऑक्सीजन? तो ऑब्वियस सी बात है ये एक्सटर्नल ऑक्सीजन है। एक्सटर्नल जो हम लोग इनहेल करके ऑक्सीजन ले जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब देखो, ऑक्सीजन कहां है? डिनोमिनेटर में, यानी RQ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन। यानी जितना ज्यादा तुम ऑक्सीजन इनहेल करोगे, जितना ज्यादा ऑक्सीजन यूज होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ने के लिए। याद करो, रेस्पिरेशन चल रहा है और ऑक्सीजन की मदद से हम लोग ऑक्सीडेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब तोड़ना। तो इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन यूज करते हैं। ठीक है। इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन। अब जितना ज्यादा ऑक्सीजन लगेगा तोड़ने में, उतना वैल्यू RQ का कम हो जाएगा। यानी RQ का वैल्यू कम होगा या ज्यादा होगा, डिपेंड ऑन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो इसको थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहां पर देखो, सिग्निफिकेंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंस क्या है RQ का। RQ का सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है? यह हमें यह बताने में मदद करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल हम तोड़ रहे हैं। ठीक है। कौन सा मॉलिक्यूल हम तोड़ रहे हैं। मान लो कि RQ1 आए, मान लो RQ यहां पर अगर निकालें तो यहां पर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकला? 6 CO2। ऑक्सीजन कितना गया? 6। यानी RQ यहां पर कितना आ जाएगा? 6/6 यानी 1। अगर RQ1 आ रहा है,
अगर तुम्हारे रेस्पायरोमीटर की मदद से तुमने ये मेजर किया कि RQ का वैल्यू 1 आया है, तो इसका मतलब होता है कि जो हम रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हैं वो कौन है? शुगर। कौन है वो? शुगर है। RQ1 तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, और वहां पर हम लोग बता सकते, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। देखो ये रिएक्शंस कहां चल रहा है? सेल के अंदर, ठीक है। और एक सेल के अंदर प्रोटीन भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, ऑयल भी हो सकता है। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वो सेल कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहा है? सेल आपका प्रोटीन को तोड़ रहा है, कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहा है, या ऑयल तोड़ रहा है? यह बात कैसे पता चलेगी? यहां से, RQ से, ठीक है। हम लोग सेल से तो पूछेंगे नहीं कि बेटा सेल बताओ तुमने आज क्या तोड़ा, शुगर तोड़ा, प्रोटीन तोड़ा, या कार्बोहाइड्रेट तोड़ा। हम ये नहीं पूछ सकते उससे। तो वहां पर उस सेल का तुम क्या निकाल सकते हो? RQ निकाल सकते हो। RQ कैसे निकालोगे? रेस्पायरोमीटर से निकाल लोगे। रेस्पायरोमीटर से RQ पता चल गया कि RQ का वैल्यू 1, तो वो कौन हो गया? शुगर। तो यहां पर व्हेन कार्बोहाइड्रेट इज द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो ये आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। RQ किस चीज में हेल्प करता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सबस्ट्रेट में हेल्प करता है। तो अगर ऐसा हुआ तो RQ का वैल्यू क्या आएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। ये अच्छा यहां पर लिया हुआ, यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक है, यहां पर दिखाया हुआ है, ठीक। अब आगे बात चलते हैं। मान लो कि फैट को तोड़ रहा है। मान लो कि तुम्हारा जो RQ है, मान लो तुम्हारा RQ रेस्पायरोमीटर में RQ जो है वो लेस देन 1 दिखाया, लेस देन 1। तो अगर इफ RQ वैल्यू लेस देन 1 है, तो वहां पर क्या क्या सबस्ट्रेट हो सकते हैं? सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकते हैं? आइदर प्रोटीन तोड़ रहा होगा तुम्हारा सेल, या फिर फैट तोड़ रहा होगा। अगर तुम्हारा RQ लेस देन 1 है, तो आइदर तुम्हारा सेल प्रोटीन तोड़ रहा होगा या तो फिर फैट तोड़ रहा होगा। तो देखो, जैसे फॉर एग्जांपल फैट लेते हैं, फैट ले रहे हैं। फैट में एक एग्जांपल लेते हैं स्टीयरिक एसिड C18H36O2, ये हो गया स्टीयरिक एसिड। अब देखो, इसको तोड़ने के लिए हमें 26 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लग रहे हैं। एक ग्लूकोज तोड़ने के लिए 6 ऑक्सीजन लगा था, बट एक स्टीयरिक एसिड तोड़ने के लिए 26 ऑक्सीजन लग रहा है। जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना कम हो जाएगा RQ। CO2 कितना निकल रहा है? 18। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 18/26 जब आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 से कम आ जाएगा RQ। RQ कितना आ रहा है? 0.7। स्टीयरिक एसिड अगर तुम्हारे सेल ने हाँ बिल्कुल ज्योति, फैट जो है, फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है। फैट से सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। बट प्रेफर क्या करता है हमारा सेल? शुगर, ठीक है। हमारा जो सेल है वो फैट जो है तोड़ना पसंद नहीं करता, वो कार्बोहाइड्रेट तोड़ना पसंद करता है। ध्यान रखिएगा, फैट से ज्यादा एनर्जी मिलता है, बट शुगर जो है वो प्रेफरेंस सबस्ट्रेट है, ठीक है। अच्छा, आगे की बात कर रहे हैं। अगर जैसे मान लो दूसरा फैट लिया, देखो 2 मॉलिक्यूल ट्राइपैल्मेटिन लिया, यहां पर 145 ऑक्सीजन लग गया, और CO2 जो निकला है वो 102 ही निकला है। यानी अगेन यहां पर जो 102/145 RQ का वैल्यू क्या आएगा? 1 से कम। मैजिक देखो, यहां पर भी 0.7 के आसपास आता है वैल्यू। यानी कभी भी जब तुम फैट तोड़ते हो, तुम्हारा सेल फैट तोड़ रहा है अगर, तो वहां RQ का वैल्यू लगभग 0.7 रहता है, ठीक है। तो 0.7 रहेगा जब फैट तोड़ रहे हो। जब प्रोटीन तोड़ते हो, ठीक है,
प्रोटीन तोड़ोगे तो वहां पर आरक्यू का वैल्यू कितना आएगा? 0.9। ठीक। अगर तुम ऑर्गेनिक एसिड तोड़ते हो, ऑर्गेनिक एसिड वो कंपाउंड्स होते हैं जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ठीक है, जहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो। एग्जाम्पल मान लो, एग्जाम्पल CH3COOH, ये क्या है? ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया? एसिटिक एसिड। तो यहां पर ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, मान लो ये आप तोड़ रहे हो, यहां पर आपको ऑक्सीजन कितना मिल रहा है? कितना यूज कर रहे हो? 3। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हो रहा है? 4। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर वैल्यू जो है वो 1 से ज्यादा आएगा। तो जैसे ये मान लो मैलिक एसिड है, वैसे अगर मान लो ऑक्सैलिक एसिड अगर तोड़ते हो तो आरक्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। ठीक है, यानी अगर कंक्लूड करें जाए अगर, तो आरक्यू जो है 1.7, 0.9 मोर देन 1, ये कैटेगरीज हमने देखी। कब कब? यहां पर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा। मान लो आरक्यू अगर 1 आ रहा है तो आप क्या बोल दोगे कि वहां पर कार्बोहाइड्रेट यूज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है कार्बोहाइड्रेट। अगर 0.7 आ रहा है तो आप बोल दोगे सर फैट ऑक्सीडाइज हुआ है। अगर 0.9 आ रहा है तो आप बोल दोगे सर प्रोटीन ऑक्सीडाइज हुआ है। और अगर मोर देन 1 आ रहा है यानी ऑर्गेनिक एसिड ऑक्सीडाइज हुआ है। तो आरक्यू जो है हमें रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करने में कि हमारा सेल कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहा है, ये चीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। इसके अलावा ये भी देखो, सेकंड फंक्शन, सेकंड इंपॉर्टेंस क्या है, सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है? हेल्प्स टू नो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या है? ठीक। अब देखो, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, अगर हम लोग ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो आरक्यू मैंने आपको बताया 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, और लेस देन 1 हो सकता है। ये 4 कैटेगरी है। एरोबिक रेस्पिरेशन में आरक्यू 0 हो सकता है ना? 0 कब होगा? 0 कब होगा? जब मान लेते हैं कि वहां पर कोई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट लिया तुमने, और वहां पर ऑक्सीजन यूज हुआ और CO2 रिलीज नहीं हुआ, CO2 नॉट इवॉल्व, तो आरक्यू क्या हो जाएगा? आरक्यू इज इक्वल टू 0 बाई ऑक्सीजन। मान लो कि यहां पर 6 ऑक्सीजन यूज होता तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगा? 0। तो ऐसा केस जहां पर CO2 इवॉल्व ना हो, ठीक है, ऐसा केस जहां पर CO2 इवॉल्व ना हो, सेल से बाहर ना आए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तो वहां पर आपको यह कंडीशन देखने को मिल सकता है। ठीक। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये एक सेल है, ठीक है, और ये फोटोसिंथेटिक सेल है, खाना बना सकता है। अब मान लो कि हमने एक ऑर्गेनिक एसिड लिया, ऑर्गेनिक एसिड, और यहां पर ऑक्सीजन, यही वाला केस ले लो, C4H6HO5 और 3 ऑक्सीजन यूज किया, प्लस 3 ऑक्सीजन यूज किया, और यहां पर 4 CO2 रिलीज हुआ, ठीक है, 4 CO2 इवॉल्व हुआ था, ठीक है। तो इसका आरक्यू निकलना चाहिए था 1.33, बट ये जो इवॉल्व हुआ इट इज फर्दर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस।
मान लो जो CO2 रिलीज हुआ था सेल के अंदर, वो वापस से यूज हो गया फोटोसिंथेसिस में, तो यहां पर CO2 बाहर नहीं निकल पाएगा, और आपका जो रेस्पायरोमीटर है वो क्या बताएगा आपको कि CO2 नहीं आया बाहर। तो CO2 अगर बाहर नहीं निकला तो हम क्या मान लेंगे उसको, RQ 0 है। ठीक है, ऐसा कहां पर होता है, इन केस ऑफ इन कैंप प्लांट्स। क्या होते हैं ये लोग बाद में समझेंगे, ड्यूरिंग नाइट, रात को। ठीक है, अच्छा ये हो गया। एनारोबिक रेस्पिरेशन में RQ इंफिनिटी हो गया। क्यों ऐसा हुआ, मान लो कि हम लोग ग्लूकोज ही लें और वहां पर ऑक्सीजन नॉट यूज्ड, ऑक्सीजन तो यूज नहीं हुआ, बट CO2 मान लो रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ 2 CO2, तो RQ कैसे निकालोगे, RQ इज इक्वल टू CO2 तो लिख दोगे 2, बट नीचे लिखना पड़ेगा 0, 0, यहां पर क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, खत्म हो गया। तो यहां से हमें इन वैल्यूज से पता चल सकता है कि आप कौन सा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज कर रहे हो और किस तरह का रेस्पिरेशन है, यह भी पता चल जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर बात करेंगे अगले सेशन में। तब तक जो है मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, चलो फिर थोड़ा आज क्या है, थोड़ा और कर लेंगे किसी दिन। ठीक है, जो पीछे वाले पार्ट्स हैं धीरे धीरे उनको खत्म करेंगे। तो ये जो है आपका रेस्पिरेशन का एक छोटा सा RQ था, RQ वाला टॉपिक खत्म कर दिया है। आप NCERT से पढ़ लेना, एक बार NCERT में पढ़ लेना, दिया हुआ है। ठीक, और हाँ, और बहुत सारे बालकों को और बालिकाओं को अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल दिवाली। मे योर विशेस बी अप्रूव्ड। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली।